जी दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट इंडिया का ये कार्यक्रम है, साझा कार्यक्रम है। और इसमें हम लोग अमूमन जो तत्कालिक जो राजनीतिक विमर्श है उसको तो देखते हुए और उसके अंतर्निहित जो भी अ, राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसलिए भी समझते हैं कि जनता के नज़र से भी इन सब चीज़ों को कैसे देखा जाए, समझा जाए। सत्ता की नजर से तो सब लोग देखते रहते हैं, तमाम लोग करते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तमाम जो यूट्यूब या सोशल मीडिया या अल्टरनेटिव मीडिया जिसकी बात हो रही है वो लगातार खबर भी दे रहे हैं। लेकिन वो जो खबरों का जो एक सिलसिला है या लेयर है, ये उसमें वो गहराई से ना ना जाते हैं। और यदि जाते भी हैं तो बहुत सतही ढंग से जाके और चले जाते हैं। हम थोड़ी परतों के अंदर के परत उधेड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज का जो हमारा जो मुद्दा है कि सत्ता का घमासान, क्या अभी भी आफत में पड़ी है मोदी की जान। तो जान आफत में पड़ी है कि नहीं है, या साध लिया है, या क्या हुआ है। सरकार तो बन गई, जंबो जेट मिनिस्ट्री भी आ गई। जो जो पहले से मंत्रालय उनके हाथ में थे, जो प्रमुख मंत्रालय थे जिससे नियंत्रण किया जा सकता है, समाज का भी, राजनीति का भी, अर्थ अर्थ का भी और विदेश नीति का भी, वो सारे के सारे पोर्टफोलियो अभी बीजेपी के हाथ में ही है। हालांकि इसके पहले बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार कब पलट पलट जाएंगे। चंद्रा बाबू नायडू, इंडिया वालों से बातचीत हो रही है। नहीं हो पा रही है तो चलिए चंद्रबाबू नायडू जो है गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, तो नीतीश मांग रहे हैं, तो क्या क्या सब चीजें हो रही थी। वो कुछ भी नहीं मिला, फाइनली लास्ट में झुंझुना मिला है। अब शायद एक बात और हो रही है कि शायद स्पीकर का पद ऐसा है जहां से बहुत कुछ नियंत्रित किया जा सकता है। और नियंत्रित करने का मसला है कि केवल और केवल ये एक बात की जो छोटे दल हैं उनको किसी तरह का लालच दे के तोड़ना फोड़ना मरोड़ना, वो सब सिलसिला जो बीजेपी का अपना परंपरागत काम है, वो उसमें सबसे प्रमुख भूमिका होती है स्पीकर की। तो अब ये हो रहा है कि स्पीकर किसका होगा। स्पीकर चंद्रबाबू नायडू का होगा या बीजेपी का स्पीकर होगा या क्या होगा, ये एक खेल है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पे, इसके साथ जो अभी कितनी असुरक्षित है ये अ, मोदी की जो जो नया सरकार, नई सरकार है, 3.0 बोल रहे हैं आजकल उसको। और उसको एक नाम दिया जा रहा है कि इन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो नेहरू का क्या रिकॉर्ड तोड़ा है, कैसे तोड़ा है, उस पे भी हम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ जो तमाम जो तस्वीरें उभर के आ रही हैं उसमें कहीं धुकधुकी लगी हुई है, अंदर से मन व्याकुल है। चाहे मोदी की हो या मोदी के कैबिनेट की हो या तमाम की, उतनी जो ऊर्जा या उत्साह या तमाम चीजें जो पहले था, एक ही शेर काफी है, एक ही जो है सब पे भारी है, तमाम चीजें जो कही जा रही थी, उसमें जिस तरह से मिमियाते हुए दिख रहे हैं मोदी। लेकिन ये तो हो गया उनका अपना, लेकिन इसके साथ साथ क्या वो सारी चीजें जो 10 साल से जनता झेल रही थी और एक तरह से उनको एक तरह से नकार भी दिया था, अब वो जोड़ गांठ करके कैसे हुआ है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, क्या क्या सब चीजें आई हैं। तो इन्हीं सब सिलसिले में इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बड़े वरिष्ठ लोग हैं, पैनलिस्ट हैं। तो गिल साहब हमारे साथ हैं, वाईएस गिल साहब हैं, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, विश्लेषक भी हैं, चिंतक भी हैं। और राम कुमार जी हमारे साथ हैं, बड़े सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता,
राजनीतिक रूप से चीजों को देखना समझना, समाज के जो डायनेमिक्स है उसको उसकी पकड़, उसकी समझ बहुत अच्छी है। राम कुमार जी आपका स्वागत है, गिल साहब आपका स्वागत है। विघ्नेश भाई एज यूजुअल हमारे जो कहिए कि लगातार तमाम खबरों पे और तमाम जो उठापटक हो रही है उस पे लगातार दिन भर बातचीत चलती रहती है, लगातार ये अपडेट करते रहते हैं। तो विघ्नेश भाई भी आपका भी स्वागत है, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक, विश्लेषक, अब सभी लोग वही हैं। तो शुरू करते हैं राम कुमार जी आपसे। अभी की जो सरकार है कितनी स्टेबल उसको माना जाए, या उसके जो पार्टनर्स हैं वो क्या लग रहा है कि उनको अपनी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है, मिल गई? अब असल बात में जिस तरीके से अब देखा मैंने, मैं तो पहले ये उम्मीद लगाए बैठा था हम्म। कि इन लोगों का स्टिक, क्योंकि ईडी, सीबीआई, आईबी सबने जो है, इनकम टैक्स ने सबने जो है चंद्रबाबू नायडू को भी खूब तंग किया, जेल भेजा। और नीतीश को भी उसी वही डर दिखा करके दोबारा जो है गठबंधन तोड़वा करके साथ लाए थे। तो हो सकता है ये थोड़ा स्टेक लगाएंगे इस मामले में, कि कम से कम जो है मिनिस्ट्री बंटने में थोड़ा स्टेक की अपनी लगाएंगे। लेकिन अब पता नहीं स्टेक इन्होंने लगाई कि नहीं लगाई। लेकिन मिनिस्ट्री जैसा भी बटी है, वो लगता है कि पीएम ने अपने मनमर्जी रेवड़ी बांटी है। जिसको उचित समझा उसको दिया, जिसको नहीं उचित समझा नहीं दिया। और जो पूर्ण बहुमत की सरकार की तरह ही वो जो है अपनी पूरी वो उसी मतलब उसी तरीके से उसने अपना शो करने की कोशिश किया है कि हम किसी से डर नहीं रहे हैं, हम किसी से मतलब जो है, और हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, जो मुझे करना है करूंगा मैं वही। ऐसा कुछ बताने की, ऐसा कुछ मतलब जो है मतलब फीलिंग्स देने की हमें लगता है वो कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो सवाल अब आखिरी में, अब मिनिस्ट्री तो बढ़ गई, अब है वो स्पीकर का सवाल। स्पीकर वाले मामले में अगर स्पीकर भी अपना करवा करा ले जाते हैं बीजेपी का वो, तो समझ लीजिए कि फिर नीतीश बाबू और इनकी पार्टी टूटनी तय है। फिर और तमाम जो है वो सारे पुराने कर्म कांड शुरू हो जाएंगे जो पहले इन्होंने जो है वो किए हैं। अब तमाम जर्नलिस्ट लोग, तमाम विद्वान लोग मतलब जो है वो कह रहे हैं कि भाई जो है इस पे नीतीश कुछ न कुछ बहुत शुरूड आदमी है, हमेशा जो है समय काल परिस्थितियों के मुताबिक पलट जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक दो दिन में ही जो है मतलब जो है वो जल्दी ही वो नीतीश जो है वो आरजेडी के साथ गठबंधन करने वाले, इनके साथ तोड़ने वाले हैं। खबरें तो ये भी मार्केट में उड़ रही हैं कि जल्दी जल्दी वो आरजेडी के साथ कितनी जल्दी गठबंधन डिक्लेयर कर दें। ये जो है ये अब उसका इंतजार करो। और ये संभावनाएं बहुत तेज और बहुत प्रबल मार्केट के अंदर और बाजार के अंदर वो टहल रही हैं। तो एक तो ये टहल रही है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू भी, जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, वो क्षेत्रीय नेता होते हुए भी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उस पर निगाह रखता है वो पूरी तरीके से पहली। तो उसका जो पूरा करेक्टर मैं देख रहा हूँ कि खुद तो मतलब वो इनके साथ इलू इलू कर रहा है, लेकिन लड़के को उसने लगा दिया है कि वो पेगासस की जांच होनी चाहिए, हमारे जो एजेंडे हैं वो पूरी तरीके से लागू होंगे, हमारे सारे सब जो है वो। तो ये जो गठबंधन की सरकार में इसी तरीके का थोड़ा खेल खेला जाता है कि एक आदमी अच्छा चेहरा बन करके रहेगा और एक आदमी बुरा चेहरा बन करके रहेगा। और जो बुरा चेहरा बन करके वो खराब खराब बातें कहेगा, जो अच्छा चेहरा वाला है वो अच्छी अच्छी बातें करेगा। ऐसा ही गठबंधनों की उसमें मतलब अक्सर होता है। तो अब ये कितने दिन तक अब उसमें मतलब ये इतनी बड़ी डील करना चाहेंगे, इतनी बड़ी जैसे नई राजधानी बनाने का उसने डिक्लेयर कर दिया कहाँ पर बनाएंगे। स्टेट का जो बजट और सारी चीज, वो इतना बड़ा बजट मांगेगा, इतना बजट मांगेगा बना करके कि तुम्हारे पूरे मतलब जो है 10 राज्यों के बजट के बराबर अकेला वो बजट जो है वो चंद्रबाबू नायडू मांगेंगे। उस पर ये क्या बोलते हैं? वो वो माइक माइक अनम्यूट है आपका। उस कह रहे हैं पर वो क्या सारा बोलते हैं? सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा ये ले जाएंगे। सारा इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा मांगेगा वो अकेला। फिर हाँ। इनके जो है, फिर इनको जब इधर उधर जब चिल्लाहट होगी, तब जाकर के वो तोड़ेगा जाकर के जो है। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सब मतलब जो है देखने। और दूसरा जो उधर बिहार जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा,
कि महाराष्ट्र के अंदर वो जो 7 जीते हैं उसके, मतलब जो है शिवसेना के, उसमें से शिंदे वाले। 6 जो है, हाँ। हाँ सिंधे वाले, वो 6 उनके संपर्क में है। मतलब जो है अच्छा। मतलब जो है वो उद्धव के संपर्क में है। वो कह रहे हम्म। हैं आप घर घर, आप अगर एक बार कहो आ जाओ तो मैं छोड़ के अभी मैं आने को तैयार हूँ। तो अच्छा। वो 6 इधर आने को तैयार हैं। बशर्ते बस यही है कि भाई सरकार उनकी किसी न किसी तरीके से गिराओ, क्योंकि ईडी का डर और दूसरी चीजों का डर कि दबा दबा करके उनको फिर उधर न ले जाएं, न जेल में डालें, तो उससे हम्म। थोड़ी सुरक्षा। तो ये तमाम तरीके खेल चल रहे हैं, इधर के उधर के, इधर के उधर के। और देखो, अब लेकिन जितनी आसानी से इन्होंने पहले सरकारें चलाई हैं, और संसद भवन में ठोक ठोक करके एक अकेला सब पे भारी, अब एक हम्म। अकेला सब पे भारी वो ठोक नहीं पाएंगे, और कई चीजों को वो कर नहीं पाएंगे। और दूसरा यही मौका निकलते निकलते ही दो दो टर्म में आरएसएस बोला नहीं, अब देखा कि थोड़ा कमजोर हुए हैं, भारतीय हम्म। जनता पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है, तो आरएसएस ने भी धीरे से गर्दन दबानी शुरू की। आरएसएस भी जो है आरएसएस को सबसे चुनाव में, इस चुनाव में आरएसएस को सबसे बुरा जो आरएसएस के लिए हुआ है कि आरएसएस हमेशा कहता रहा कि हम सांस्कृतिक संगठन है, हम हम्म। मतलब जो है राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं। अब की जो है सारे इंडिया गठबंधन ने उसको बीजेपी के बराबर, मतलब जो है वो भी मतलब गुड़ कबाब कोल्हू बनाने में और राजनीतिक तौर पे उनकी छीछा लेदर आरएसएस की करने में कोई भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नहीं छोड़ी। राहुल का तो एक 1 पॉइंट एजेंडा ही था कि उसको मतलब उनको वो करना। तो उसको उसको जो है जिस चुनाव में जिस तरीके से आरएसएस को इन्वॉल्व किया गया, जिस तरीके से आरएसएस के बारे में बयानबाजी बाजी हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, तो वो अपनी फेस सेविंग भी कर रहे हैं कि उनकी जो मतलब जो छीछा लेदर हुई है, एक जो ब्रॉडर हिंदुत्व बना रहे थे, और वो हिंदुत्व का पूरा उनका फार्मूला वो टूट गया कि वो भाई वो हिंदुत्व में तो सबको ले रहे थे, लेकिन वो जाति, संविधान और दूसरी चीजों ने जो पूरा हिंदुत्व का उनका फ्रेमवर्क था तोड़ के रख दिया। तो उनका जो ब्रॉडर हिंदुत्व का जो फ्रेमवर्क जिसके जरिए अपनी वो राजनीति खेल रहे थे, वो राजनीति दिख गई इस पूरे चुनाव में। तो उनको अपनी फेस सेविंग की वो जो जो ब्रॉडर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे उसको बचाना है। तो उसको बचाने के चक्कर में आरएसएस अपना अपनी फेस सेविंग के लिए वो जो है उनको मतलब जो है राजधर्म की याद दिला रहा है कि मणिपुर से इतने दिन से जल रहा है, वो शांति की राह देख रहा है, ये तमाम निर्णय ऐसे होने चाहिए थे, वो नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे अच्छे निर्णय हुए। अच्छे निर्णयों में सबसे बड़ी कि उनके जो ब्रॉडर हिंदुत्व का जो फ्रेमवर्क था वो पिटा इस चुनाव में। इसलिए वो आरएसएस निकल करके थोड़ा अपनी अपनी सफाई और अपनी फेस सेविंग के लिए भी वो आ रहा है। तो देखो क्या होता है। अभी तुरंत अब मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा हूँ, बाकी अपने साथी लोग बैठे हुए हैं कि ज्यादा इंफॉर्मेशन सूचना है, ज्यादा बता सकते हैं। एकदम सही बात है। गिल साहब हैं और गिल साहब से ही हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। गिल साहब, एक दो चीजें हैं जैसे अभी राम कुमार जी ने कहा कि अपनी फेस सेविंग के लिए अब आरएसएस जो है उतरा है मैदान में। तो वो कितनी फेस सेविंग है उस पर तो बात होगी। जो पॉलिसीज लेवल पे या कहिए कि एजुकेशन के जितने कोर्सेज हैं, हाई स्कूल से लेके मैंने प्राइमरी से लेके और वो जो बदल जिस तरह से बदला गया है, पूरा का पूरा वो हिंदुत्वमय बनाने की पूरी कोशिश हुई है, तो वो क्या बिना आरएसएस के तो संभव नहीं लगता है, मुझे लगता है। दूसरा कि कितना अलगाव है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में, या केवल और केवल जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो पूरी एक मुहिम थी कि 2025 तक बन जाएगी, वो बनती हुई ना देख के थोड़ा सा पीछे हटने की एक जो कला है आरएसएस की पुरानी, वही है, या जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां चाहे कुछ भी कह लीजिए, आरएसएस के बिना जो बूथ मैनेजमेंट होता है पूरा प्राइमरी लेवल से लेकर लास्ट तक का, या तमाम जो राम मंदिर को लेके जिस तरह की पूरी
पूरे देश भर में जश्न मनाने की पूरी कोशिश की गई, सेलिब्रेट करने की कोशिश की गई। तो क्या ये बिना आरएसएस के संभव था, या केवल ये कुछ कृत्रिम रूप से बांटने की कोशिश हो रही है? ये जो बातें इतनी हो रही है, मेजर ये है कि क्या हो रहा है देश में। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है देश में कोई 10-15 साल से। अभी नहीं, 10-15 साल हो गए, करीब 15 साल हो रहे हैं तब से। 10-15 साल से ये मुहिम बहुत तेज हुई है और बहुत ताकतवर हुई है। अभी जो हम बात कर रहे थे 3.0 की, मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान 2.0 है। आज जो हमारा चल रहा है, हिंदुस्तान 1.0 जो था जब अंग्रेजों को हमने भगाया था, और ये हिंदुस्तान का 2.0 है, जबकि इसको फिर से एक ऐसी ताकत ने कब्जा कर लिया है जो कि हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है। पहले अंग्रेजों को हमने भगाया, देश एक एक हुआ। ये हिंदुस्तान जो बना, भारत, इंडिया जो बना, सही मायने में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बना। उसके पहले कोई हिंदुस्तान था हमें नहीं मालूम हिस्ट्री में कितना था। रजवाड़े थे, मुगल थे, अलग अलग लोग थे, सब जगह कब्जा कर रखा था। जिसकी जहां तक जमीन है वो उसका राज था। वो कभी हिंदुस्तान नहीं कहता था, कोई नहीं कहता था। मेवाड़ वाले अपना देखते थे, मराठे अपने देखते थे, सब अपना देखते थे। पर क्या है कि सही मायने में हिंदुस्तान पैदा होता है ब्रिटिश के खिलाफ। जो हमने मुहिम छेड़ी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, हम ब्रिटिश के जो जितना इलाका कब्जा कर रखा था उसको हमने आजाद करवाया। उसकी जो मुहिम थी वो हमारी पहली मुहिम थी हिंदुस्तान के लिए। दैट वाज 1.0, इंडिया 1.0। और उसमें हिंदुस्तान बना, मगर उसमें एक बहुत बड़ी दरार क्रिएट कर दिया जाते जाते अंग्रेजों ने, जो हमारे साम्राज्यवादी ताकतों ने मिलकर जो पाकिस्तान बनाया। हमारी पहली शिकस्त थी, इंडिया की पहली शिकस्त, जो नई नया इंडिया है, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, इसकी पहली शिकस्त थी पाकिस्तान का बनना। और पाकिस्तान के बनने के पीछे आरएसएस और मुस्लिम लीग दोनों का हाथ था। दोनों ही तरह की ताकतों को अंग्रेजों ने क्रिएट किया था कि वो हमारे देश में इस तरह से कुछ ना विघटन क्रिएट करे ताकि ये हमारे कब्जे में रहे ये इलाका। तो उसमें आरएसएस ने पहला काम उसने किया, मगर आरएसएस सक्सेसफुल नहीं हुआ। उधर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने में काफी हद सक्सेसफुल हो गए, पाकिस्तान बन गया। उसके बाद क्या है कि अगली लड़ाई हमारी जो चली है, हमारी जो मुहिम चली है अब 2005 से 2000, मान लीजिए 2000 के अराउंड, वो है कि इंडिया 2.0 का। इंडिया 2.0 में हमारी मेन मुहिम है कि हिंदुस्तान को बचाना, द आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना। कि इंडिया कैसा होगा, एक विशाल देश जिसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं, उनके धर्म जो है वो भी एक नहीं है। जो तमिलनाडु का हिंदू है वो पंजाब के हिंदू से बहुत अलग है, वो बंगाली हिंदू से बहुत अलग है, उसकी पूजा भी अलग अलग होती है। बहुत सी बहुत से उनकी जो भगवान है उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग उनके आइडियाज है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुल्क है जो कि तरह तरह के लोग रहते हैं। उसको छिन्न भिन्न करने का पूरा प्लान है ये आरएसएस का। आरएसएस चाहता है कि हिंदू के नाम पर पूरे देश को हम एक मोल्ड में तय करें जो कि पॉलिटिकली सेकुलरिज्म के खिलाफ है। सेकुलरिज्म जो है मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न दुनिया का मॉडर्न एक हिस्सा है जिसमें आप देश सरवाइव करेगा, जिसमें बहुत तरह तरह के लोग एक साथ रह सकते हैं। मगर जैसे आप कुछ थोपने की कोशिश करेंगे यूनिफॉर्मिटी, तो उसमें लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी जो हमारी लड़ाई चल रही है ये सिवाय सिर्फ उसकी नहीं है। आज मैं गया था किसी तहसील में, या यूपी में, लोनी के पास तहसील है। उस तहसील में मैंने देखा कि बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं राम राम के। मैं हैरान था। तहसील में, तहसील के बाहर जो है, बिल्कुल बरामदे में तहसील के, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं राम के। राम के पोस्टर लगे हुए हैं। ये कभी मैंने ऐसा देखा नहीं। और पूरा तहसील का जो रंग था पेंट कर रखा था। तहसील की इर्द गिर्द बड़ी बड़ी हालत थी, रोड टूटा फूटा था, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। मगर तहसील को रंग कर रखा था गेरुआ में, पूरा तहसील गेरुआ में रंग कर रखा। और बड़े बड़े बाहर में लगा रखे हैं
बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग टाइप के बना के, वो राम के। अंदर जब हम गए तो अंदर में सिर्फ ये था कि तहसीलदार के कमरे में एक बाबा साहेब की फोटो लटकी हुई थी, जो बची हुई। ये हमारा हिंदुस्तान 2.0 है। हमें, हम जो बातें आज कर रहे हैं कि मोदी का कैबिनेट में क्या होगा, क्या लिया क्या नहीं लिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यह है कि मोदी के खिलाफ स्ट्रगल नहीं है। मोदी एक सिंबल है। जैसे किसी भी आतंकवादी ताकत को एक सिंबल चाहिए होता है, किसी भी डिक्टेटरशिप को। जैसे आपका हिटलर था, हिटलर एक सिंबल था। इस तरह का सिंबल वो है ये मोदी इनका। मगर वो मोदी नहीं है, असल में आरएसएस है। आइडिया आरएसएस का है, आइडियोलॉजी आरएसएस की है। और आज 36% जो वोट मिला है, ये बहुत बड़ा वोट है। हमें उसको आसानी से नहीं लेना चाहिए कि वो अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे ऊपर सवार है, पूरे देश पर सवार है। और वहां तक कि केरल तक के इलाके में उनको वोट मिले हैं। वहां पर अगर 11-15% वोट ले लेते हैं केरल में, तो और वहां सीट जीत लेते हैं, तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा उनका पेनिट्रेशन हो रहा है, हर जगह हो रहा है। ये पेनिट्रेशन का हर जगह है। अभी भी पेनिट्रेशन कम नहीं हुआ। इसमें ये हुआ कि इस बार जो उत्पीड़ित लोग थे, इतना उत्पीड़न था कि लोग परेशान होकर इनके खिलाफ वोट दिया लोगों ने। और उसमें क्या हुआ कि कैंपेन करने के लिए जो ताकत ने काम किया, सबसे ज्यादा काम किया, वो कांग्रेस थी। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने, और खास तौर पर राहुल गांधी जो यात्रा निकाली, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अब मजे की बात है, एक बात कभी डिस्कशन में आती है कि यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा रोल है, यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, एक अवेयरनेस फैलाने में, कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, इसको सामने रखेंगे। इसमें कोई शक नहीं। उसमें कुछ बड़े यूट्यूबर का नाम लिया जाता है, जो एक राठी नाम करता है, काफी काम करता है, काफी पॉपुलर है। तो मैंने ये कहा, जब तक राठी 19 में भी था और राठी 24 में भी है, मगर जब 19 में उसने काम किया उसका असर नहीं हुआ। जब 24 में काम किया, असर इसलिए हुआ क्योंकि एक यात्रा चल रही थी, देश भर में एक कैंपेन चला। वो अगर जमीन में कैंपेन नहीं होता तो ये संभव नहीं था, कि कैंपेन नहीं होता तो ये जो रिजल्ट आ जाए वो संभव नहीं। ये रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं। मगर क्या रिजल्ट जो आया उससे, उसके पीछे है कि एक कैंपेन। अभी क्या है कि हमें ज्यादा समय इस पर ना देकर कि कैबिनेट कैसा बना, कौन आया कौन गया, नायडू को मिला नहीं मिला, उनको मिला कि नहीं दूसरे को, नीतीश ने कुछ किया कि हाथ पैर जोड़े, क्या किया, नीतीश क्या कर रहा है, क्या नहीं, क्यों कर रहा है पता नहीं। मगर क्या है कि हो रहा है जो हमारे लिए दिक्कत है, हमारे लिए ये काम है। हमारे जो मेन मैसेज होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कि आप अपना स्ट्रगल जारी रखें। स्ट्रगल जो स्कीम के खिलाफ जो छेड़ा गया, मुहिम जो छेड़ी गई, उस मुहिम को पूरे ताकत से चलते रहना चाहिए। इलेक्शन हो या ना हो, वो यात्राएं या इस तरह की चीजें चलती रहनी चाहिए, ताकि लोगों में पास में और जाके हम बात करें। अभी भी क्या हुआ कि मुझे हैरानी हुई जब मैंने इनका मैनिफेस्टो देखा, कांग्रेस का। पहली बार इतना इतना रेडिकल मैनिफेस्टो था कांग्रेस कांग्रेस भी बहुत ही लुजुलुस पार्टी रही है। मनमोहन सिंह जैसे लोग उसमें रहे हैं, बहुत नुकसान किया देश का। पर क्या है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जो आया है, इसमें बहुत रेडिकल चीज है। जैसे क्या है कि सरकार में ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, ठेकेदारी प्रथा ना होना सरकार में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। आपको गरीब औरतों को 1 लाख रुपए देना, ये बहुत ऐसी चीज थी जिसको लोगों तक पहुंचा नहीं, मेरे ख्याल, मुझे लगता नहीं है पूरी तरह पहुंचाई। और जो कई चीजें अच्छी थी इसमें, तो ये अपने पे रेडिकल एक पत्र था, उनका संकल्प पत्र। तो उसके उसके चलते जो हमारे को फर्क नजर आता है आज, हमारे पॉलिटिकल कैंपेन का जो फर्क था उसमें, जो 7 से 8% का फर्क पड़ा है, स्विंग हुआ वोट का, ये देश भर में। ये जो स्विंग है, ये पहला स्विंग तो 8% का है, तो अगला स्विंग और बड़ा हो सकता है। अभी भी 36% है उनके पास, उसको टारगेट करना है। बिहार उन्होंने छीन लिया, बिहार का बड़ा हिस्सा छीन लिया।
उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया उड़ीसा में। उड़ीसा में करीब करीब पूरी तरह ले गए। अब उड़ीसा में उस नवीन पटनायक के जो उसका एक ऑटोक्रेसी है उसकी, उसका जो एक 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 उनका अपना बात चलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और वो अफसरों के साथ रूल करते रहे वहां पर, उनके एरोगेंस के चलते वहां हुआ। और कांग्रेस को कंसंट्रेट करना चाहिए था वहां पर, कांग्रेस को उनके साथ बात करनी चाहिए। अगर कांग्रेस और नवीन पटनायक मिल जाते हैं, अगर वो इंडिया गठबंधन में आ जाता है, तो बिल्कुल बीजेपी साफ थी वहां, बीजेपी नहीं कर सकती थी कुछ। इनके 70% के करीब वोट हो जाए, 70% के करीब। तो वहां पर भी जैसे एक सबसे बड़ा उनको फायदा कहाँ हुआ आपका, आंध्र में जो हुआ वो तो एक हुआ, वो तो खैर पास पार्टली है। मगर जो मेजर वोट को फायदा हुआ वो हुआ बिहार में, और आपके उड़ीसा में बगल में वो फायदा हुआ। और कर्नाटक में भी उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था गठबंधन को। तो सारा मिला जुला के सवाल है कि अभी क्या है कि मान लिया नीतीश रहेगा नहीं रहेगा, नीतीश जैसा चंट आदमी, उसको आप लेके भी क्या करेंगे, मान लिया आ जाता है। तो जो जिस तहत जिसने कैंपेन किया बाकायदा एक जहरीली पार्टी के साथ, जब एक तरफ कैंपेन हो रहा है मुसलमान के खिलाफ, इसके खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, बाकायदा खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, घटिया से घटिया बात की जा रही है, उस टाइम तो चुप बैठा है। अचानक क्या होता है उसको। तो हमारे यहाँ आता है नहीं आता है ये सवाल नहीं है, नायडू का जहां से सवाल है, नायडू अपने आप में काफी परिपक्व है। नायडू की दिक्कत थी कि वो हार गया था पिछली बार, तो वो बहुत पीड़ित था। तो उसको उसके लिए क्या था कि कोई एक सहारा चाहिए था कि किसी तरह से पावर में वापस आए। और नायडू अपने आप में एफिशिएंट पॉलिटिशियन है। वहां पर लोग जो कहते हैं कि वो उसको खरीद लेंगे नायडू के लोगों को, बहुत आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। नायडू उस मामले में बहुत तेज है, और वो एक अलग मुल्क है। इसकी सही बात है कि वो अलग है। ये जो इनके इनके हिंदूवादी मुल्क से बहुत अलग है वो पूरा आंध्र का एक एरिया है, साउथ का एरिया है, उसकी अपनी कल्चर है, अपने उनकी ट्रेडिशंस हैं। तो वहां पर आरएसएस का ज्यादा घुसना संभव नहीं है। मगर ये बात इनको समझनी चाहिए जो रीजनल ताकतें हैं, कि अगर आप कांग्रेस के साथ में या किसी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ में मिलकर काम करते हैं तो आपको कम नुकसान होगा। आप अगर कम्युनल फोर्सेस के साथ मिलते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म नुकसान कर सकता है, जिस तरह से कब्जा कर लिया नवीन पटनायक के इलाके में, आपके आपका ये उड़ीसा में। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, मेरे हिसाब से मैं उसको इस ढंग से देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है आज नहीं हो रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, स्ट्रगल चलना चाहिए, और स्ट्रगल से ही इनको शिकस्त दिया जा सकता है। जी अभी बहुत सी इलेक्शन बाकी है जी जी स्टेट जी के, उसमें उसमें चीजें तय होंगी। जी तो ये मेन मोटे तौर ब्रॉडली क्या यही है। जी एकदम सही कहा आपने। और आज बरेली में, राय बरेली में गए थे शायद सोनिया, प्रियंका और राहुल, शायद थैंक्स गिविंग का कुछ था वहाँ, एक प्रोग्राम था राय बरेली में, कार्यकर्ताओं को दिया गया था। तो वहाँ भी राहुल गांधी ने कहा कि जो ज्वाइंटली जो इंडिया का जो गठन है उसको फिर से, केवल चुनाव तक नहीं था, ये एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है हमारा, और संघर्ष करते रहेंगे। अब विघ्नेश भाई, आप, विघ्नेश भाई का स्क्रीन थोड़ा, जी आप साफ दिख रहे हैं वैसे भी। जी, तो अपना ऑन कर लीजिए। जी, तो दो तीन बातें उभर के आई हैं। जी एक तो आरएसएस को लेके, मतलब इसमें आरएसएस वर्सेस बीजेपी की बात हो रही है। पॉलिसी के लिहाज से सारा का सारा एक व्यक्ति के बस का नहीं है, मतलब बनाना, वो बिना किसी बड़े सूझबूझ वाले संगठन के कार्यकर्ताओं, विचारकों, प्रचारकों के बगैर जो है वो संभव ही नहीं है कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो सारा कुछ बना ले जाए, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे आपके कल्चरल पॉलिसीज हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे दूसरे तमाम स्तर की पॉलिसीज हैं। और उस सब में एक तरह का एक टिल्ट दिखता है, जिसको कहते हैं
जो गिल साहब भी कह रहे थे कि वो अ, अपना एजेंडा उसी के तहत ही काम करते हैं और पूरा काम कर रहे हैं। ये जो दिखाने की कोशिश हो रही है कि दोनों अलग अलग हैं। आज मोहन भागवत ने भी कुछ उपदेश दिया है। तो आज साल भर हो गया मणिपुर के जलते हुए। तो आज उनको मिला है, क्या बोलते हैं, उपदेश देने का मौका। तो ये क्या है, और बिना इनके जो घृणित कहिए कि जो जहर फैलाने वाले जो पूरा क्या कहते हैं विचार हैं, जिसकी वजह से एक पूरा क्षेत्र अभी भी जल रहा है। मतलब अ, मानवता की ना केवल हत्या हो रही है, एक मतलब भयंकर किस्म का एक कहिए कि उदाहरण पेश किया जा रहा है कि आने वाले समय में उससे भी भयंकर समाज के बाकी हिस्सों में भी होगा। इसी बीच में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में 3 मुसलमान युवकों की हत्या हो जाती है, इसलिए कि वो भैंस लेके जा रहे थे और उनको बीच रास्ते में घेर के मार दिया जाता है। तमाम दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो एक तो ये जो सरकार अभी है, क्या अभी भी वो मतलब सुरक्षित है? दूसरा कि क्या जो गिल साहब कह रहे हैं कि दूसरी आजादी की लड़ाई की समझ के इसको लड़ना पड़ेगा, 2.0 की बात वो कर रहे हैं। तो पहले आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ की थी, अब दूसरी लड़ाई शायद ऐसे लोगों के साथ करनी पड़ेगी जो यहीं के होके और कैसे देश को गुलाम बना रहे हैं। तो उस रूप में देखना पड़ेगा। या जैसे अभी थोड़ा सा प्रचार में आपको इंडिया को इतनी बढ़त मिल गई, तो थोड़ा और कर लेंगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। केवल इतने तक कर लेने से सब ठीक हो जाएगा। जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन आज है। आज आज का विमर्श बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबके पॉइंट्स भी अलग अलग हैं। मेरे भी पॉइंट्स अलग अलग हैं। हालांकि जो गिल साहब ने कहा उसी को आगे बढ़ाना होगा कि ये हिंदुस्तान 2.0 यानी कि इंडिया 2.0। शायद यही वजह रही होगी कि इन लोगों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। तो बात आरएसएस से ही शुरू करते हैं कि आरएसएस में मोहन भागवत अ, बड़े सारे उपदेश दे रहे हैं और उनके उपदेश भी कैसे हो रहे हैं। मणिपुर को 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। वो जब शुरू हुआ था तब से अब तक कोई उपदेश नहीं है। जब बीजेपी रूल स्टेट्स में, जो आपने सही कहा, खुद आपने ही उसको पॉइंट आउट किया और वो बहुत जरूरी था कि खुद बीजेपी रूल स्टेट्स में दलितों के ऊपर सवर्ण भाजपाई पेशाब कर रहे हैं। बीजेपी रूल स्टेट्स, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इन सब में दलितों के ऊपर अचानक जो अत्याचार की घटनाएं होती हैं उसमें भयानक वृद्धि हो जाती है। अल्पसंख्यकों के बाद दूसरा सबसे बड़े टारगेट के तौर पे दलित उभर। उतना ही नहीं होता है ना, ये भी होता है कि सर्व अ, सर्व शिक्षा, वो जो बनारस का जो गांधी और विनोबा भावे का एक संग्रहालय था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, सर्व, खैर जो भी नाम हो, उस संग्रहालय को, जी, रेलवे की जमीन का क्या क्या शायद तोड़ दिया था उसको। जी, उसको सर्व जबकि सेवा जमीन, संस्थान।
सर्व सेवा संस्थान जी। जी जी जी। सर्व सेवा संस्थान की जमीन अपनी, सर्व सेवा संस्थान का प्रकाशन अपना, सर्व सेवा संस्थान का पुस्तकालय अपना, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, इन सब के वहां पे इन सब की गतिविधियां रही हैं। वो समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। उसको तोड़ देना, और उसको ही क्यों तोड़ देना, संसद में जो इनका 3.0 है, इसमें शुरू होते ही महात्मा गांधी, बाबा साहब आम्बेडकर और इन सब की मूर्तियों को मेन मुख्य जगहों से कहीं साइड में लगवा दिया जाना, हटा दिया जाना। तो क्या ये मामूली घटनाएं हैं? जी नहीं, ये मामूली घटनाएं नहीं है। ये पूरी सोची समझी रणनीति है। उसके अलावा आरएसएस के मोहन भागवत आज इस्लाम पे ज्ञान दे रहे थे और नैतिक शिक्षा दे रहे थे। इनफैक्ट तो उन्हें किसने रोका था कि पिछले 10 सालों में जो भाजपा की गतिविधियां हुई हैं, वो तो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के मूल स्वरूप के विपरीत हुई है। उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको उसको नकार रही है। क्योंकि मूल स्वरूप में ऋग्वेद भी आता है। वेद, जो वेद हैं, वो मूल स्वरूप का अंग है। वेद के 40वें अध्याय में ये लिखा हुआ है कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। फिर ये नए नए स्वरूप के ईश्वर और ईश्वर का राजनीतिकरण, ये जब हो रहा था, तो कहाँ था मोहन भागवत का ज्ञान, कहाँ थी उनकी नैतिक शिक्षा? तो ये सब बनावटी चीजें हैं कि आरएसएस बीजेपी में कोई भी डिफरेंस है। इनफैक्ट आपने सही कहा था कि जो एजेंडा चलाया जाता है, उस एजेंडा को चलाने के लिए, क्योंकि नीतिगत फैसले जो हैं वो अलग है। वो आप उसको कॉरपोरेट्स के पास डाल दीजिए। पहले बाबुओं का, सरकारी बाबुओं का, आईएएस ऑफिसर्स का पहले उसमें रोल होता था, एक बहुत बड़ा रोल होता था। अब आईएएस ऑफिसर्स से पहले कॉरपोरेट्स का रोल होता है। लेकिन जो ये एजेंडा चलाने वाली बात, तो वो भी सिर्फ एक व्यक्ति या एक संगठन के वश की बात नहीं है, जिसके बारे में जेपी नड्डा कह रहे थे कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, और बस चुनाव खत्म होते होते वो आरएसएस के चरणों में लौटने लगे। आखिरी चरणों में आरएसएस के चरणों में लौटने लगे थे, वो फिर से खुले तौर पे लौटने लगे। तो आरएसएस और बीजेपी में कोई डिफरेंस है ही नहीं। ये जो डिफरेंस बताने की कोशिश हो रही है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के नाम पे जो दुकानें चल रही हैं उसमें हो रही हो, या फिर हमारे यूट्यूबर मित्र कर रहे हो, तो उनको एक बार इस पहलू पे विचार करना चाहिए कि ये पूरी कवायद कि चंद्रबाबू क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे, आरएसएस खफा है, वगैरह वगैरह, ये सारे जो एक 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 नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, इस नैरेटिव से किस चीज को ढका जा रहा है? इस नैरेटिव से चुनाव में हुए धांधली और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पूरी तरह से कब्जे में, सरकार के या आरएसएस के या
जो अभी सत्ता में बने हुए लोग हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उनके उनका जो बड़ा सा नेक्सस है, उस नेक्सस के कब्जे में जो चुनाव का रिजल्ट पलटा गया, जिस तरह से क्विंट की रिपोर्टर पूनम अग्रवाल और बहुत सारे लोग, गर्ग साहब, जिनका इंटरव्यू एक दो दिन पहले मैं देख रहा था, मयूर जानी साहब ने किया था, गुजरात ओपीएम के वो ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड्स निकाल के, उनके अपने वेबसाइट से रिकॉर्ड्स निकाल के तमाम धांधलियों का पर्दाफाश किया था, और भाजपा की 100 सवा सौ से अधिक सीटें किस तरह हासिल की हुई हैं, ये मामला सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि इससे चुनाव का परिणाम ही पलट जाता है। और ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को कोई यूट्यूबर भी नहीं छू रहा। वो मेन स्ट्रीम मीडिया के नाम पे जो दुनिया चल रही है वो तो नहीं छुएंगे, लेकिन कोई यूट्यूबर भी ढंग से नहीं छू रहा। तो बेसिकली ये जो आरएसएस, नीतीश कुमार या नायडू के चेहरे हैं, इनके पीछे चुनाव में बहुत बड़े लेवल पे जो हुई है धांधली, उसको ढकने का प्रयास है। और ये सचमुच, चाहे मीडिया की दुकानें आपको 3.0 चलाए, ये सचमुच देश की जनता के लिए इंडिया 2.0, जिसे जो गिल साहब ने कहा, हिंदुस्तान 2.0 या इंडिया 2.0, ये सच में वो है, क्योंकि आजादी की लड़ाई के बाद एक फिर से वो परिस्थिति हो गई जिसमें डिवाइड एंड रूल प्रिवेल कर रहा है। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने किया था, ये तो कम से कम हमारे सारे दर्शक मित्रों को पता होगा। और उन्होंने किया था तो किसके सहयोग से किया था, ये भी वो समझ सकते हैं, बड़े आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का कांग्रेस से 36 का आंकड़ा हुआ करता था, और अंग्रेजों के साथ जो लोग खड़े होते थे वो या तो विश्व हिंदू परिषद या जनसंघ के लोग खड़े होते थे, आरएसएस के लोग खड़े होते थे, या फिर मुस्लिम लीग के लोग खड़े होते। तो जो किया उन्होंने किया, फिर से जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आरएसएस बीजेपी से अलग कैसे हो सकता है? वो आरएसएस जो कभी बंदर छाप दंतमंजन खरीदने की वकालत किया करता था, उसके लोग अब चार्टर्ड चॉपर से नीचे नहीं चलते। चार्टर्ड चॉपर कोई बंदर छाप दंतमंजन वाला मामूली व्यापारी नहीं दे सकता। उसे देने के लिए अडानी, अंबानी, टाटा या बिरला की जरूरत पड़ती है, या मित्तल की। स्वदेशी स्वदेशी का पूरा मसला गायब गायब हो गया। नहीं, स्वदेशी जो उपभोक्ता की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं हुआ करती थी, हमारी जरूरत की वस्तुएं होती थी, उसके जगह ये कह रहे हैं कि स्वदेशी बड़े पूंजीपतियों को अपना। अब तो उनका यही है ना कि स्वदेशी पूंजीपति, स्वदेशी पूंजीपति जी जिनका विदेशों में कारोबार, जी जी, एकदम सही कह रहे। में जिनका इंपोर्ट, जो स्वदेश में विदेश से इंपोर्ट करके सामान ला रहे हों और मुनाफे का आधा हिस्सा विदेश भेज रहे हों, ऑटोमेटिकली जा रहा हो, वो स्वदेशी। जी तो एकदम सही कहा आपने। अभी चाइना बहुत खुश है। हाँ, आरएसएस को कोई सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, वो बीजेपी और आरएसएस एक है। एक है और एक। आ, अभी जहां तक मेरा मानना है कि जो हमारे यूट्यूब मित्र जितने लोग या हम हैं,
तो हमें जिस चीज को ढका जा रहा है, बड़े कायदे से ढका जा रहा है, हम्म। इलेक्शन में हुए धांधलियों को, और किस तरह से सीटें हथियाई गई हैं सरकार बनाने के लिए, और उस पे फोकस किया जाना चाहिए, इंस्टीड ऑफ कि हम नायडू या नीतीश या मोदी जी को सीरियसली लें। इनमें से कोई भी सीरियसली लिए जाने वाले लोग नहीं हैं। इससे भारत के जो ओरिजिनल नीतिगत मामले हैं, शिक्षा हम्म। है, स्वास्थ्य है, वगैरह वगैरह, वो उन पे कोई सकारात्मक असर नहीं पड़ सकता जब तक ये सरकार जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश जी। नित्यानंद जी, अब आपके हवाले दो तीन चीजें हैं। उड़ीसा क्या बोलते हैं, बंगाल के इंचार्ज के रूप में गए थे अमित मालवीय साहब, और अमित मालवीय साहब पे एक बड़ा आरोप लगाया है, वहीं के उनके ही बीजेपी के ही किसी बड़े वरिष्ठ नेता ने। तो उस पे भी एक पूरा बवाल मचा हुआ है। उन्होंने शायद डिफेमेशन केस और क्या क्या सब करने, 6 करोड़ और क्या क्या सब करने की बात हो रही है। उसके पहले वहाँ के राज्यपाल का भी मसला कुछ इसी तरह से आया। तीसरा संदेश खाली की जी पूरी कवायद है, शायद उतना दिमाग शायद शुभेंदु अधिकारी के पास नहीं होगा। इसके पीछे भी मुझे लगता है कि अमित मालवीय का ही हाथ है। तो एक तो ये है कि तीसरा, आज रजत शर्मा का भी एक पूरा मसला है, रागिनी नायक को गाली देते हुए किसी बड़े उस पे मैंने लाइव डिबेट पे वो रिकॉर्डेड हो गया और वो चल गया, और आज उस पे बड़ा बड़ा बवाल मचा हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, एक और हैं, दूसरी ओर सरकार, सरकार को सपोर्ट देने वाली ताकतें। तीसरा जो है आरएसएस का पूरा संबंध, जिसमें आज मोहन भागवत राष्ट्र संत की तरह एक प्रवचन दे के चले गए, जिस पे बहुत से लोग अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब तीनों का क्या संबंध है, थोड़ा इस पे आप ज्यादा मीडिया के तहत आप ज्यादा बेहतर बता पाए। हाँ नहीं, बहुत पहले तो नमस्कार गिल सर को, राम कुमार सर और विघ्नेश सर सबको। आप तो हैं ही। हाँ, आवाज आ नहीं रही हम, होगी ना मेरी? बहुत अच्छे से आ रही है, हाँ। हाँ तो देखिए, मुझे पहले तो ये है कि मुझे बंगाल तक सीमित मत किया कीजिए। लाइटर मुझे हाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे बंगाल तक सीमित मत किया कीजिए, नहीं है नहीं, ना? मैं चूंकि वहां है तो इसलिए ज्यादा मुझे अरे लगता है ठीक है, मैं वो कह रहा हूँ, मैं कि तो लाइटर मोड में कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं थोड़ा जी। सीरियस बात ये कहना चाहता हूँ। मैं क्योंकि मैं एक यायावर भी हूँ, यात्राएं करता हूँ। मैं गिल सर को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं राम कुमार सर को सुन नहीं पाया था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, और मैं बाद में आया, मैंने हम्म। आपको बोला भी। जी जी। गिल सर ने दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही। उसका कारण है कि उसमें से एक बात उन्होंने कही कि हमें ये मुहिम नहीं रोकनी चाहिए जो हमने छेड़ी है ना। जो मुहिम चल रही है, हमें मतलब जो भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, उसका एक कारण है कि देखिए, आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आरएसएस और बीजेपी ये केवल चुनाव के समय में चुनाव की तैयारी नहीं करती, ये 365 दिन चुनाव लड़ते, उसकी तैयारी में रहते। ये उनसे सीखने की जरूरत है, पहली बात। और ये मैंने देखा हुआ है ऑन ग्राउंड। तो गिल सर जो कह रहे थे, इसको हम और आप कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में एक दिक्कत है कि जैसे ही जीत जाते हैं थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। इनको लगता है कि चीजें हो गई हैं, अब आगे होंगे। लेकिन आरएसएस को देखेंगे दूसरी ओर, या बीजेपी को देखेंगे, वो लगातार फील्ड में रहते हैं और लोगों के संपर्क में रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये उनसे सीखने की जरूरत है। एक बात ये जो मैंने नोट किया है, ठीक है। आरएसएस का एक बंदा अगर कहीं शाखा लगाता है, मैं जबलपुर में था, मैं रामपुर में था, जहाँ पे वो शक्ति भवन है, वहाँ मेरी पोस्टिंग थी। मैंने देखा, मैं उसमें ये जो इसका शक्ति भवन को, जो मध्य प्रदेश का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कैंपस था, मैं उस कैंपस में जाता था और देखता था कि एक व्यक्ति रोज आता था और वो शाखा लगाता था। मतलब आंधी बारिश और सब में, चाहे एक व्यक्ति हो या दो व्यक्ति हो या पांच व्यक्ति, उसके वो शाखा लगाता ही लगाता था।
एक तो ये पंक्चुअलिटी और ये रेगुलरिटी, ये उनसे सीखने की जरूरत है, जो कभी कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पे, एक मतलब युवा पत्रकार के तौर पे जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। गिल सर ने एक और बात कही थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ गिल सर को मैं जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि गिल सर ने कहा कि दक्षिण भारत में आप देखेंगे दो चीज आप नोट कीजिए। आप देखेंगे कि आरएसएस और बीजेपी का वर्चस्व कहाँ सबसे ज्यादा हुआ, जहां नहीं होना चाहिए था। त्रिपुरा में आपको धो दिया। ठीक है, सर ने जैसा कहा कि केरल में इनका इनको जो वोट परसेंट बढ़ा है, चीजें की है, केरल में आज सबसे ज्यादा आरएसएस सबसे ज्यादा एक्टिव है, वहाँ शाखाएं लगती है और सबसे ज्यादा जो वो कर रहे हैं आखिर ये क्यों हो रहा है? केरल तो आज भी कम्युनिस्ट शासित रूल है ना। आप त्रिपुरा तो बचा नहीं पाए, आप केरल में हैं। उसी तरह से बंगाल में भी ऐसा चीज हुआ कि ममता तो आई आई, उसके बाद यहाँ पे भी आरएसएस और बीजेपी का वो बड़ा है। और दूसरी बात ये है कि आप गौर करेंगे कि केरल और बंगाल में, विशेषकर दो राज्यों को मैं जहां तक जानता हूँ, क्योंकि मैं केरल में रहा हूँ, मैं कोट्टा में था, वहाँ उधर भी था, और मैं बंगाल में अभी हूँ, यहाँ का मैं हूँ। आप देखेंगे कि वहाँ पे चाय की दुकान, नाई की दुकान पे अखबार पढ़ते थे और चर्चा होती थी। अखबार पढ़ने और खबरों पे चर्चा करने का वो दौर आप लगभग खत्म हो गया दोनों राज्यों में, लगभग लगभग। मोबाइल पे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतना ज्यादा वर्चस्व, और उसके बाद इनके कार्यकर्ता जिस तरह से ये चीजें फैलाते हैं, और वो मतलब झूठी है लेकिन व्हाट्सएप पे ही, मतलब अभी मैंने आपको कहा कि एक ई रिक्शा वाला मुझसे कहता है कि भाई, और मैं कोट कर रहा हूँ, ये मैंने उस दिन भी कहा था, उसने वो मानने को तैयार नहीं, वो कहता है कि मोदी के आने के बाद चाइना डर के बैठ गया है मोदी से, देश ने विकास कर लिया। तो मैंने कहा कौन सा विकास किया, मुझे दो गिना दो। उसे नहीं मालूम, अटक गया, बोला चाइना देखो डर गया। तो मैंने कहा कि तुमको ये सब ज्ञान कहाँ से मिलता है? बोला वही हम लोग जो फोन में देखता है, उसने बांग्ला में मुझसे कहा। तो ये जो इसको काउंटर करने के लिए, जो घर घर जो मोबाइल पहुंचे, इसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने, जो भी प्रोग्रेसिव पार्टियां हैं, इनफैक्ट जिसमें जिसके पास सबसे ज्यादा बौद्धिक ताकत है, जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसमें हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, वो आज भी इस मामले में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए। आज भी उनका देखेंगे प्रेस क्लब में आता है ना एक बंदा, वो झोला लटका के पर्चा बांटते। अरे भैया नहीं चलेंगे, आप उस टेक्निक में बहुत पीछे हैं। आप लोगों में कांटेक्ट तो आपका छूट ही गया, आपके खत्म हो गए। बंगाल में तो मैं देख ही रहा हूँ, आपका है ही नहीं, चुनाव आप देख लिए, जीरो हो गया। तो मैंने कहा था कम्युनिस्ट जीरो होगा। तो ये इसलिए नहीं हुआ कि वो बड़े हैं, इसलिए है कि आप मैदान से हटे हैं। इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए पहले। आपने लोगों से संपर्क तोड़ दिया है, इस बात को मानिए। आप डोर टू डोर नहीं जा रहे, जो आपका ऑपोजिट वो कर रहा है, जो आपका अपोजिशन में वो कर रहा है, पहली बात। अब आपका जो सवाल था बंगाल में जो चीजें हुई, मैंने देखिए। जो पत्रकारों पत्रकारों वाला जो मसला है, मालवीय वाला, हाँ हाँ, मैं फिर मालवीय रजत का शर्मा वाला, बाकी। देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें बहुत क्लियर कर दूं। अगर यहाँ पे सभी लोग हैं, और विघ्नेश जी तो जानते ही होंगे कि रजत शर्मा वो एबीवीपी का मेंबर था, और अरुण जेटली, ये विजय गोयल, ये इनके साथ पढ़ता था। इसका ये कहता है कि भाई मैं वहाँ जेल गया था, इमरजेंसी में गया होगा। ये मुरारी जी देसाई का बहुत प्रिय था यंग टाइम में, जब वो बने थे। मुरारी देसाई ने क्या किया था मालूम है ना? रॉ हम्म, के हमारे एजेंट्स को मरवा दिए थे, पाकिस्तान जब न्यूक्लियर वो कर रहा था। ये तो जी फैक्ट है। रजत शर्मा कुल मिला के अपनी एक दुकान बना ली एक टाइम में। वो पत्रकारिता का शौक था, पत्रकारिता की है उन्होंने, चीजें की है, लेकिन रजत शर्मा के पहले कान बजते थे, आजकल उनके मुंह बजते हैं। इस हम्म, शब्द को कोट मतलब आप नोट कर लीजिए। एक बार उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के असेंबली में लगे मोदी मोदी के नारे, हम्म, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें तो, हम खुशनसीब है कि हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला कि वैक्सीन लगा। तो ये एक पत्रकार जब इस तरह की चीजें करता है, जो पत्रकारिता हमने सीखी, हमको लगता है कि अगर आप मेरे मित्र हैं और अगर आप सत्ता में हैं और आपकी कोई पॉलिसी हमको नहीं लगती, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी प्रशंसा नहीं, आपकी आलोचना करूंगा। प्रशंसा नहीं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मेरा काम है उस खबर को
लोगों तक पहुंचाना, उसमें क्या कमी है वो बताना, अगर उसकी कुछ अच्छा ही है वो बताना। मैं व्यक्ति पूजा नहीं करूंगा। इस व्यक्ति ने व्यक्ति पूजा के चक्कर में इनके तमाम चीजें उपलब्ध है, इसलिए उस व्यक्ति पे बात करना। देखिए मैं रजत शर्मा को पत्रकार के रूप में ये मानता हूँ कि वो एक पक्षी है, पत्रकार होंगे क्योंकि उनका प्रोफेशन है। लेकिन रजत शर्मा ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। गाली वाली का तो छोड़िए, वो देते ही है, फ्रस्ट्रेशन है, उनका चेहरा नहीं देख देते। आप देखिए, फेस रीडिंग कीजिए आप। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फेस रीडिंग आप मेरे चेहरे पे देखेंगे जब मैं बहुत तनाव में होऊंगा, या मोदी का चेहरा, जब बोलता था ना कि मोदी के चेहरे को देखिए, फला के चेहरे को देखिए। आदमी जब टेंस में होता है तो आधी बात उसकी आंखें बता देता है, उसका चेहरा बता देता है। तो ये उस बात से ये था कि भाई मोदी को इस बार मतलब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला क्योंकि वो उस पार्टी के लिए काम करते हैं, वो पत्रकार नहीं है। हम्म। मैं रूबिका लियाकत को मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, अगर के कल ये होगा टेलीकास्ट देखिए, मैं ये जो कांग्रेस ने या जो बाकी पार्टियों ने जिनका बायकॉट किया था, उसमें बहुत सारे ऐसे पत्रकार है कि मैं उनसे सहमत हूँ कि उनको मैं पत्रकार नहीं मानता। जैसे रूबिका लियाकत को लोग कहते हैं पत्रकार है, मैं नहीं पत्र, ये एंकर हैं, ये एक एक्टर हैं, इनको बिठा दिया गया, एंटरटेनर्स। एंटरटेनर हैं। मैंने लिखा भी, एंटरटेनर। मैं तो खुलेआम लिखा भी हूँ, आप देखे होंगे मेरे तो हम्म। वॉल पे मैं तो लिखता हूँ उनके खिलाफ। हम्म। तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो उनको 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 इस खबर इसमें लाने की जरूरत नहीं, उतने महत्व नहीं, उनको महत्व नहीं देना चाहता। जहां तक अमित मालवीय की बात है, अमित मालवीय का कोई नया ये नहीं। अमित मालवीय लगातार झूठ ही झूठ करते हैं। वो धमकी देते हैं कि 10 करोड़ का जो है वो मानहानि का कर दूंगा, तो मुझे उसे चर्चा करना ही नहीं है। चर्चा करने का मतलब उसको ज्यादा वो देना, वो ऑलरेडी वो ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़िए। बंगाल में संदेश खाली जो पूछा वो इम्पोर्टेंट, उसमें बात कर। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि अमित बर्वी ने क्या किया। देखिए ये सब सरकार के प्यादे, इनको आगे कर दिया जाता कि कुछ मुद्दे और गायब हो जाए, ये सब बातें हम ना करें, दक्षिण में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बात ना करें। अमित मालवीय के ऐसे बहुत सारे केस है, अगर सही से जांच हो जाए तो आज जेल में हो। कोई ठीक से इंडिपेंडेंटली जांच कर ले, उन्होंने जिस तरह के झूठ फैलाए हैं ना, मैं झूठ की बात कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे ये क्या किया क्या नहीं किया, वो जांच का मसला जांच करे। और बीजेपी से उम्मीद मत कीजिए कि उसके खिलाफ कोई जांच होगी। पहली बात, भाई जिन्होंने ब्रिजभूषण को नहीं जाने जेल में बचाया, उससे पहले ये उन्नाव कांड और तमाम इनकी, देखिए इनकी पूरी लिस्ट बनाई जा सकती है। ये महिलाओं के खिलाफ ये अपराधी है, ये पूरी पार्टी अपराधी है, इनके जो महिला मेंबर है वो भी अपराधी है। ठीक है, जो अभी इन्होंने जिस रेखा शर्मा को बनाया है, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि वो भी अपराधी है भाई, वो मुंह सिल के बैठी हुई है। तो इसलिए उन पे बात करने का कोई मतलब नहीं, वो साफ साफ दिखता है हमें, हम और वो नहीं है कि हम ये बताएं। लेकिन जो दूसरे राज्यों के खिलाफ ये जिस तरह की साजिश करती है बीजेपी का, विशेषकर संदेश खाली, देखिए संदेश खाली आज किसी खबर में नहीं है। तो एक व्यक्ति आता शाहजहां से, ये बात इसलिए हो गया कि अब शुभेंदु अधिकारी का खुद का भविष्य दांव पे लग गया। जो रिजल्ट आया है ना, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी का यहाँ भविष्य दांव पे लगा है। तो दिलीप घोष और दिलीप घोष भी लगातार वो चीजें कर रहे हैं। तो ये इस तरह के, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जो मैं दक्षिण के लिए कह रहा था वो बंगाल में भी है कि आरएसएस यहाँ एक्टिव है। और ममता के शासन के दौरान ये बहुत ज्यादा सक्रिय हुए। वाम यहाँ उसकी आलोचना तो करते हैं, लेकिन वाम आपको मैदान में उसका विरोध करते आपको नहीं दिखेंगे। तो ये दो कंट्राडिक्शन है कि वाम, मैंने अपनी रिपोर्ट में कही थी कि ये कहते हैं कि हम वो करते हैं, ये चुनावी सभाओं में, जब चुनावी सभा होती है तो इनकी कुछ सभा होती है, वो भी चुनिंदा एरिया में, जहां जहां इनके कैंडिडेट खड़े होते हैं वहां ये जाके करते हैं। मैदान में मैं आपको कह रहा हूँ कि मैदान में ये आपको नहीं दिखेंगे कि ये आरएसएस के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैला रहे हों, या गांव गांव जा रहे हों, या लोगों से संपर्क। आज भी वो संपर्क करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, टीएमसी के लोग कर रहे हैं अपने अपने फायदे के लिए। लेकिन वाम कहीं नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा, अगर इससे वो वो हम कहीं नहीं चल, जी वाम जी। कहीं नहीं। जी जी। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद जी। गिल साहब, बस अंतिम सवाल। एक तो आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, या कहा कि इंडिया 2.0 है। तो अभी इसके 2.0 तक आने की पूरी एक कहानी होगी, एक पूरा एक कहिए कि उसकी यात्रा होगी। हम उस पे अभी नहीं जा रहे हैं। अभी दो चीजों पे थोड़ा सा हम चाहेंगे कि एक तो लगातार ये मैंने एक भ्रम फैलाया गया कि विपक्ष बहुत कमजोर है, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरा कि ये जो अभी शासक है, शासक वर्ग है,
ये पूरा का पूरा मशीन और मशीनरी पे डिपेंड हो गया। तब जाके 36% जो आप बता रहे हैं कि 36% वोट है, वो भी 36% है कि नहीं है, उस पर भी डाउट है। तो कहीं एक तरह से अंदर खाते मतलब जन विक्षोभ तेज हो रहा है, या अलग अलग ढंग से, जैसे उड़ीसा में उल्टा ही हो गया, इन्हीं के पक्ष में सारा कुछ चला गया, दूसरी ओर इनके खिलाफ पूरा का पूरा मसला चला गया। या जहाँ लोकल कंट्राडिक्शन है उसको ये लोग इस तरह से पेश करते हैं कि ये सबसे गए गुजरे हैं और इसका कोई विकल्प है तो केवल और केवल बीजेपी है। इस वजह से आप देखेंगे कि गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक पूरा एक बेल्ट है जहाँ इनकी पूरी मतलब पूरी पकड़ है। तो अब दूसरी ओर जो इनका वैचारिक पक्ष है वो आरएसएस है, वो लगातार काम कर रहा है। तो अभी क्या आपका क्या सुझाव है कि क्या क्या तत्कालिक तौर पे विपक्ष या जनता के जो भी बीच में काम करने वाले लोग हैं या संगठन है, वो क्या 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 करें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ सकता है? पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि आरएसएस जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी उसका मास ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल पार्टी है आरएसएस। हम्म। वो उसका आइडियोलॉजिकल मदर है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी आइडियोलॉजिकल मदर होती है, उस तरह से वो आरएसएस जो है बीजेपी की मदर है। बीजेपी का नाम बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसकी माँ है आरएसएस। हमारे साथ दिक्कत ये होगी, आरएसएस जो है वो सक्रिय पहले से रही है। वो अपनी आइडियोलॉजी पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में भ्रम फैलाने के लिए, लोगों की जब शाखा लगाते हैं वगैरह इस तरह से जगह जगह जाकर जमीन पर जाकर बहुत काम करते रहे हैं, सालों साल काम किया। और कम्युनिस्ट पहले काम करते थे इसमें शक, पर कम्युनिस्टों ने बहुत सालों से, बहुत दिन हो गए, अब तो मेरे ख्याल में 30-40 साल हो गए कम्युनिस्ट ने काम करना बंद कर दिया। कम्युनिस्ट अब जमीन पर नहीं है। कम्युनिस्ट जो है वो ज्यादातर यूनियन चलाते हैं, इतना पैसा मिल जाए, ये हो जाए, वो भी उसी तरह बात करते हैं। वो शोषण का तंत्र का है, क्या है, शोषण कैसे होता है इसकी बात नहीं करते। वो ये नहीं बताते कि जीडीपी का जो केक है इसका बड़ा हिस्सा कौन खा जाता है। वो उसकी बात नहीं करते हैं। जब मजदूरों से बात करते हैं, जब भी एम्प्लॉय से बात करते हैं, तो उनको बस ये है कि आपको चवन्नी दिला देंगे, आपको 2 रुपए बढ़ा देंगे, आपको आपका डीए बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इकोनॉमिज्म पर सीमित हो गए। आज सवाल है कि वो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल को फिर से लाना। और उसका उसका एक शुरुआत मेरे हिसाब से हो सकता है कि साइंस एंड सोसाइटी के नाम से लोगों में स्ट्रगल करने के लिए वापस हम जाएं। विज्ञान और समाज नाम है कि असल में क्या है कि इनका काट यही है, विज्ञान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना। इनको कुछ गाली देने की जरूरत नहीं। किसी राम, किसी कृष्ण या किसी अल्लाह के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जैसा भी है ठीक है, वो लोगों के विश्वास है। उससे हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब वो विश्वास समाज के आड़े आता है, समाज में नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, एक गलत फहमी लोगों में पैदा करता है। तो हमें क्या है, हमारा स्ट्रगल होना चाहिए कि विज्ञान के नाम पर हमें कैंपेन जैसे पहले हम करते थे उसको फिर से शुरू करना चाहिए। ये कैंपेन इनकी जड़ पर वार करेगा, इनकी जड़ों पर वार करेगा। विज्ञान, जब विज्ञान की बात हम करें, हम चंद्रमा की बात करते हैं, हम फिजिक्स की बात करते हैं, हम इन चीजों की बात करते हैं। हम ये बात करते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हो रहा है आने वाले दिनों में, किस तरह से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, किस तरह से जो सरमाएदार है उनकी ताकत बढ़ रही है, वो किस तरह से पूरी तरह हावी हो रहे हैं और हर कुछ उनके कब्जे में जा रहा है। इन चीजों पर हम बात करें तो वो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। हम हमें वापस बैक टू स्क्वायर वन जाना पड़ेगा, बैक टू द बेसिक्स। हमारा बेसिक्स है विज्ञान, और वो एक बड़ी मुहिम के तौर पर छेड़ना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी में भी उसे पहल करनी चाहिए।
कांग्रेस जैसे दूसरी पार्टियां भी उसको पहल कर सकती हैं कि लोगों में जाकर वैज्ञानिक समझ की बात करें। हम अगर उस पर बात करते हैं तो उससे क्या होता है, इनका इनकी जो झूठ है, एक्चुअली हमारी दिक्कत है, हमारे लिए दिक्कत नहीं है, हमारे लिए इसलिए दिक्कत नहीं है कि हम झूठ पर आधारित नहीं। हमारा कैंपेन झूठ पर आधारित नहीं है। हमें झूठ बोलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो सच्चाई जानना चाहते हैं। हम तो सच्चाई की खोज करते हैं, सत्य शोधक समाज जैसे जो हमारे फुले साहब ने कहा। बहुत शब्द सटीक है। सत्य का शोधन, सत्य के लिए शोध करना, सत्य की खोज करना, वो वो हमें उसी एरिया में जाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और लोगों में जाकर फिर से बातचीत होनी चाहिए, जमीन पर जाकर कैसे बातचीत हो, किस कमिटियां बने, लोगों में तरह तरह के विचार फैलाए जाए। और लोगों में बात, इससे क्या होगा कि हम यूथ को भी टारगेट कर सकते हैं, कॉमन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो कि वर्किंग क्लास है। हम वर्किंग क्लास में जाकर, जब वर्किंग क्लास जो हमारी यूनियन है उसमें जाके ये ना बात करके कि हम 4 आने बढ़ाएंगे, 8 आने बढ़ाएंगे, हम ये बात करें कि आपका शोषण कैसे हो रहा है, आप इस तंत्र आपका किस तरह शोषण करता है। जब तक आपका राज नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आप एक लंबे दौर के लिए सोचिए। आपका राज तब आ सकता है जब आप एकता हो आप में। एकता किसकी हो? मेहनत कशों की। मेहनत कशों की एकता के लिए जरूरी है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, बाकी आधार पर आप डिवाइडेड ना हो। अब ये क्या है कि जब मैं फुले पर बार बार बोलता हूँ, फुले ने जो कहा था बहुजन, ये शब्द बहुत सटीक शब्द है। वो जाति बोधक शब्द नहीं है, वो जाति उन्मूलन की बात है। कि बहुजन, जो बहुजन बहुजन है जिसमें मजदूर हर तरह का आता है, हर तरह का मेहनत कश आ जाता है, वो बहुजन है। और और अल्पजन जो है वो राज करते हैं, या उनके चमचे। वो जाति से ज्यादा उसका समाज से मतलब है। तो हम उस बहुजन की बात करें। और अभी ये हुआ इस इलेक्शन में एक इंटरेस्टिंग बात हुई है। जो जो बीजेपी के खिलाफ वोट मिला है वो अधिकतर बहुजनों का वोट है। मुझे लग मैं विश्वास करता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि वो गैर बहुजनों का वोट ज्यादा। गैर बहुजनों को अपनी जो छोटी जी छोटी। जी, अभी इसके पहले हमने एक पूरा प्रोग्राम ही बनाया था कि क्या बहुजन एजेंडा उभर के आ गया क्या सामने। ये और बड़े पैमाने पर आया है, ये जी बड़े जी पैमाने बड़े, पर आया है। जी जी जी। ये इस इलेक्शन से नजर आता है कि बहुजन एजेंडा बहुत हम्म, ताकत से सामने आ गया। और ताकत इस से आ वक्त अगर सही ताकत धक्का लगाया जाए, एक धक्का और, हम ये सोच के चले एक धक्का और कम्युनिस्ट पार्टियों को अभी जितनी भी उनकी खामियां हैं उससे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर क्या है कि अब अपने को रिवाइव कर सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी रिवाइव करने के लिए इकोनॉमिक स्ट्रगल की जगह वो पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू करें। अब वो लोगों में जाए, बात करें, जी और जी, मजदूरों में बात करें। उन एकदम चीजों एकदम। करेंगे तो ये हो सकता है हमारे लिए, और ये हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो ये हम ये सभी ये जो लड़ाई भी, आगे नहीं। ये तो मुझे लगता है कि जो जो इंडिया अलायंस के सारे जितने पार्टनर्स हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह के किसी जो आइडिया के से उनका कोई विरोध होना चाहिए। नहीं होगा विरोध। वो विरोध बहुत नहीं सुख होगा। शांत है। जी जी। तो उसमें क्या है, कम्युनिस्ट पहल ले सकते हैं उसमें। हम्म। जो कम्युनिस्टों को जो अभी हरास हुआ है उसको खत्म करने के लिए पहल वो कर सकते हैं। हम्म। उसमें क्या है कि अब देखिए, अब एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है मैं ऐड कर दूं चाहूँ। एक तो आपका केरल का, और एक बंगाल का। केरल बंगाल में कम्युनिस्ट रहे हैं। बंगाल में तो बाद में आए, केरल में तो पहले से रहे हैं। मगर धार्मिक अनुष्ठान और धर्म का जो प्रैक्टिस वो कम नहीं हुई, अंधविश्वास कम नहीं हुआ। मंदिरों में जाना, औरत को नहीं घुसने देना से लेके हर चीज वहां, हर तरह की कुरीतियां इतने हम्म। साल कम्युनिस्ट राज के बाद भी बरकरार है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम चूक गए। हम्म। उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। वहाँ वहाँ तो दलितों के खिलाफ भी बड़े मतलब कम्युनिस्टों ने मतलब अजीब अजीब सा हरकतें दलितों, देखी। ऐसे दोनों चीज हुआ, दलितों को हम्म। फायदा भी हुआ। हम्म। और होता क्या है कि जब कम्युनिस्ट होंगे तो आप तो दलितों के खिलाफ एक भी चीज सहन नहीं कर सकते। बाकी हम्म। लोग तो करेंगे ही, हम मान के चलते हैं, मगर कम्युनिस्ट करेगा ये हमें बड़ा शॉकिंग लगता है। हम्म। वो मतलब क्या है कि लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कम्युनिस्ट होके वो इस तरह का जातीय उत्पीड़न में कैसे भाग लेगा, या औरतों को उत्पीड़न उत्पीड़न में क्यों भाग लेगा। वो उसमें खड़ा होगा, लड़ेगा उसके खिलाफ। हर तरह के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाला कम्युनिस्ट होता है। और नहीं, एक वो एक चीज। एक छोटा सा और चूंकि अब केरला की बात निकल के आई है,
तो अडानी पोर्ट बन रहा था, और वहाँ केरला की गवर्नमेंट उनके साथ थी, मतलब पोर्ट बनाने के नाम पे। और वहाँ के मछुआरे जो है विरोध कर रहे थे। तो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ के मछुआरों के खिलाफ उसी तरह के प्रचार कर रहे थे, दुष्प्रचार, जैसे आरएसएस के कार्यकर्ता करते हैं। तो नहीं, कहीं उसमें ना आपको कहीं। इस बात पे मैं थोड़ा आपको आपका मैं नहीं मानता। इसमें क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं फेवर में थी उसकी, हम्म उस वोट के फेवर में नहीं थे, हम्म उस वोट के फेवर में नहीं थे। उसमें बहुत सी बातें आ रही थी, पोर्ट के फेवर में नहीं थे कम्युनिस्ट वाले। वो हम्म पोर्ट जो है, पोर्ट वाला जो हिस्सा है, पोर्ट वाला सेंटर का हिस्सा है। हम्म पोर्ट जो है, नेशनल हाईवेज है, ये सब सेंटर के अंदर आते हैं। तो सेंटर ही उसको पुश कर रहा था। हम्म उसके विरोध करने वाले में एक तो मछुआरे थे, मछुआरों के खिलाफ में खड़े हो गए थे क्रिश्चियन मिशनर, क्रिश्चियन लोग। हम्म। तो पोर्ट की फेवर में बात कर रहे थे। तो वहां पर क्या है कि बहुत सी ताकतें हैं तरह तरह अच्छा, अलग अलग ढंग की। से चीजें हैं जी। चलिए, अब उस पे मतलब यह है कि पूंजी का हमला है, और बड़ा पैसा है, तमाम चीजें हैं, वो सब तो होंगी। राम कुमार जी, लग रहा है कि जगह हो तो ठीक है, नहीं तो अ, जी। जगह सुन अरे रहे जगह थे। जगह हुए हैं जी। हम्म, तो हम्म, मतलब ये है कि दूसरी आजादी की लड़ाई की बात, संघर्ष हम्म, की बात कर रहे हैं। तीसरा, अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि मतलब इंडिया ऑफ आइडिया की लड़ाई है और इसको लेके चलना है। लेकिन इसमें वो गांधीवाद और तमाम चीजों को, गांधी और अंबेडकर को लेके चलने की बात कर रहे हैं। हम्म, तो क्या मतलब केवल इतने से काम चल जाएगा? क्योंकि गांधी को जिस तरह से मिसकोट किया गया है, अंबेडकर को जिस तरह से किया गया है, या अंबेडकरवाद के नाम पे अंबेडकरवादियों का जिस तरह से पतन हुआ है, या कहिए कि गांधीवादियों का जिस तरह से भाजपाईकरण हुआ है, आरएसएसीकरण हुआ है, तो वहां से क्या कोई उम्मीद लग रही है, या मान लिया जाए कि बस चुनाव चुनाव तक का कुछ मसला है? और हिम्मत भाई, देखिए एक चीज है जो बात जिन साहब ने कही, नित्यानंदी ने भी कही, दूसरे जिन ने भी कही। एक इम्पोर्टेंट बात हम लोगों को, जो लगातार आजादी के बाद से ही हम देख रहे हैं, कि जैसे भारतीय जनता पार्टी मोदी सत्ता में है, जब चुनाव आता है सब लोगों को लगता है वो मोदी को हटा देना चाहिए, सब लोग हम्म सक्रिय हो जाते हैं और अपने जी जान से सक्रिय हो जाते हैं। सुबह उठते, चाय की दुकान पे जाते, बाजार जाते, हर जगह जाते, सब जगह जाते। और एक बार बाई चांस ये मोदी हार जाता और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते, हम लोग लगता है बहुत शांति हो गई, अब बस अब सारा काम अब राहुल गांधी का है। और अब जितनी डेमोक्रेटिक जो जो इंस्टीट्यूशन बर्बाद हुए उनको ठीक करना राहुल गांधी का काम है। सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रक्चर तोड़ा वो ठीक करना राहुल गांधी का काम है। और सरकार का काम है, हमारा काम बस वोट दे के निश्चिंत हो जाना चाहिए था। तो हम लोगों के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को कंटिन्यूअस करते रहने या कंटिन्यूअस चलाने का कोई भी हम लोगों के यहाँ मैकेनिज्म नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, न इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास है और न किसी के पास है। तो चुनाव के दौरान तो सब सक्रिय हो जाते हैं देश में सेकुलरिज्म और संविधान बचाने के लिए, लेकिन 5 साल संविधान को जो है ऐसी तैसी किया जाता है, उस समय संविधान के सवाल को उठाना कोई जो है महत्वपूर्ण बात मतलब जो है समझता ही नहीं। वो लगता है कि सरकार को जो है, जो बहन जी हमारी कहती थी कि जो अपनी सत्ता आएगी सब ठीक कर देंगे, और जो हम्म। अपनी सत्ता नहीं है जो कर रहे कर लेने दो। कर तो लेना। ये जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड हाँ। बहुत खराब है। कि जो बात आरएसएस के बारे में नित्यानंद जी कह रहे थे, कि जो गिल साहब कह रहे कि वो 24 घंटे काम को कर रहे हैं, हम क्यों 24 घंटे नहीं काम कर? ठीक, राहुल ने कहा कि हम गांधी और अंबेडकर को लेकर के और एक मूवमेंट चलाएंगे। तो गांधी और अंबेडकर को लेकर के देश में एक एंटी कम्युनल, एक सेकुलर माहौल बनाने के लिए वो लड़ाई लड़ेगा। चलो लड़ने दो, हमारा काम है उसको बहुजन की लड़ाई लड़ाने बनाने में, हम उसकी बहुजन की लड़ाई की तरफ उसे खींच दें। वो एक काम कर रहा है, वो हम एक काम, हम अपना काम, अपनी ड्यूटी को हम करें। अगर ये दोनों, वो अपने लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पे, दूसरे लेवल पे देश के लेवल पे करें, हम अपने लेवल पे अपने काम को करें। अगर हर व्यक्ति इस समय जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, हम सब लोगों की वो आदत हो गई है
ऐसा नहीं कि उसमें कोई जो है उनकी कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एक्टिविटी में रहना, कंटिन्यूअस एक तरीके की बातचीत करना, कंटिन्यूअस एक तरीके की चीजों में रहना। अब कम्युनिस्ट पार्टियों को जो हश्र हुआ है, गिल साहब जो सवाल उठाए उस पर कई सवाल मेरे हैं, लेकिन अब इस डिबेट का वो पार्ट नहीं हो सकते हैं वो। जी जी। तो अब हमें किसानों के सामने एक नए तरीके के मुद्दे आए हैं। पुराने मुद्दों से, पुराने मुद्दे जो पुराने हम लोग जिस तरीके से हम उनको किसानों को हम बोलते थे कि ये जो है वो कुलक हैं, ये हैं, ये वो हैं। आज हमें अपनी पुरानी परिभाषा बदलनी पड़ेगी। जो पुराने किसानों के आंदोलन को देखने का नजरिया जो पहले हुआ करता था, अरे तो बड़े और अमीर किसानों का, कुलकों का आंदोलन है, वो वो कैसे अब कुलक का आंदोलन नहीं रह गया, वो डेमोक्रेसी के आंदोलन में बदल गए हैं। और उनके साथ दूसरे आंदोलनों का कैसे मेल मिलाप, और सारे आंदोलनों का कैसे मेल मिलाप हो, उन मेल मिलाप में अब जैसे ही जो ये जो साल भर, करीब 2 साल, 2 साल, 1.5 साल जो किसान आंदोलन चला, इस देश के जितने भी आंदोलन, सब आंदोलनों को मुझे लगता है वहां पर सेंटर बना लेना चाहिए अपना, हम्म। सबको वहां पर अपनी डिमांड। और वो एक ऐसा जगह थी, ऐसी वो जीत थी जिसमें कम से कम खाने रहने का इंतजाम वो सब आपको कर रहे थे। बाकी दूसरे हम्म। एजेंडे मुद्दे लड़ाई लड़ने के लिए आपको पास स्पेस को प्रोवाइड कर रहे थे। तो इस तरीके के स्पेस, इस तरीके की चीजों को, क्योंकि हम खुद ही कई चीजों पे क्लियर नहीं है तो सवाल, हम चुनाव में जितना सक्रिय होते हैं, चुनाव के बाद पढ़ के जैसे सो जाते हैं, हमें वो न करके, जिन साहब नित्यानंद जी कह रहे कि हमें कंटिन्यूअस अपने तरीके से प्रोसेस, जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो अपने तरीके से इंडिया गठबंधन के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सारे लेवल पे वो अपने तरीके वो करेंगे। क्योंकि मोदी एक तरीके का शासक है, ये एक तरीके की शासक पार्टी है। जब वो हम्म। सत्ता में आ जाएंगे, वो कई तरह के क्रूर निर्णय, क्रूर तरीके से वो चीजों को करेंगे। तो ये ज्यादा क्रूर कर रहे हैं, वो कम क्रूर तरीके से करेंगे। ये तलवार लेके भांज रहे, वो चाकू से थोड़ा निपटाएंगे। लेकिन दोनों का करेक्टर एक ही होगा। तो उन सत्ता का करेक्टर करेक्टर है। में, जी जी। करेक्ट, सत्ता का एक करेक्टर है। वहां आप, हम, मैं बैठ जाऊं, मैं भी वही करूंगा जाकर के। जो अगर समाज के अंदर एक परिवर्तन नहीं होगा, समाज एक बहुमुखी, समाज के अंदर से एक नेतृत्व तो नहीं निकलेगी, उसकी आवाज नहीं निकलेगी, उसकी डिमांड, सत्ता के ऊपर कंट्रोल अगर जनता का नहीं होगा, तो मैं भी वही करूंगा। गिल साहब को भेज दे, गिल साहब भी वही करेंगे। आपको भेज दे, आप वही क्यों, आप वहां करना चाहेंगे तो आप कर नहीं सकते, क्यों, खूंटा ऐसा है जिसमें आपको बांध दिया गया है। आप 10-20 फुट ही उछल कूद सकते हैं, 90 फुट तक है, आपको क्या करना है। तो वो जो जी है, उसके सत्ता के मूलचूल करेक्टर को बदलना पड़ेगा, तब जी। आप जाकर के चीजों, और वो करेक्टर तब बदले जब जनता का दबाव होगा, जब जनता जनता का की दबाव। प्रो वो होगा। जनता हम्म। के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस, जो देश के अंदर हमारे चले ही नहीं है, डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस, कास्टिस्ट प्रोसेस चला है। लेकिन इस देश में डेमोक्रेटिक कोई भी मूवमेंट और डेमोक्रेटिक कोई प्रोसेस ढंग से चला ही नहीं है। जो बहुजन वाली बात करें तो कास्ट सिस्टम को तोड़ करके एक डेमोक्रेसी पे अपने आप को ला करके केंद्रित करे, ऐसा कोई हम्म। तब जो है मूवमेंट, ऐसा कोई आंदोलन, ऐसा कोई संगठित देश के पैमाने पे, छुटपुट 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 संगठनों के ने अपने अपने लेवल पे किए हैं, लेकिन देश के पैमाने पे जो देश की राजनीति को हिला करके रख दे, ऐसा प्रयास नहीं हो पाया है। हम्म। बस उस पर मैं इतना इतने कहना चाहता जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब विघ्नेश भाई, बस 2 मिनट आपके पास है। और हम लोग 12 बजने वाला है रात को। एक तो गिल साहब ने कहा कि जो एक वैज्ञानिक चेतना का निर्माण करना, आरएसएस के पास अपना एक मशीनरी है, वो अपने ढंग से काम करती है। और मशीनरी के अलावा जो समाज के जो पिछड़ापन, जो चिंतन है, उस पे और ज्यादा उसमें खाद पानी का काम करता है। उसके लिए कोई मैंने अलग से उसको कुछ करना नहीं, धारा के खिलाफ जो है उसको जाना नहीं है। जो अंधविश्वास और तमाम चीजें चली आ रही हैं, अ, वो उसी में थोड़ा सा और जाके वो काम करता है। अब एक नेहरूवियन मॉडल है जो एक वैज्ञानिक चेतना और तमाम चेतनाओं को लेकर चला था, और बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की थी, बड़े बड़े कांग्रेस में एक कोई सेवा दल था, कांग्रेस सेवा दल, जहाँ रेगुलर एक पढ़ाई लिखाई का काम, या एक कहिए कि कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का काम लगातार चलता था, समाज में प्रशिक्षण का काम चलता था। वो सब बंद हो गया। और स्वाभाविक रूप से जब बंद होगा तो
जो दूसरी ताकतें हैं, दूसरी फोर्सेस हैं, वो अपना काम तो लगातार कर ही रही हैं। वो काम ऐसा है कि उसके साथ जब बड़े कारपोरेट घराने जब जुड़ जाएं, तब और उस मैंने उसकी गति बढ़ जाती है। हालांकि मैं आज भी जो 2024 के नतीजे हैं उसके लिए देश की जनता को अभी भी मैं सलाम पेश करता हूँ, सलाम करता हूँ कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अ, उनको ले आके रोक दिया 240 पे। और 240 पे आए हैं तो उसमें और कितना इनका अपना घपलेबाजी है, वो अभी बड़ी वो देखा जा सकता है। लेकिन ये जो वैचारिकी है कांग्रेस में, क्योंकि आपका थोड़ा सा संपर्क रहा है, जाना आना जाना समझ में आता है, तो वहाँ कोई इस तरह की कोई इसको लेके किसी तरह का विमर्श चल रहा है, या बस ये है कि राहुल गांधी हैं, जैसे राम कुमार जी कह रहे थे कि निपटा देंगे वही, ये राहुल गांधी जी आ जाएंगे तो सब ठीक कर देंगे। तो उस मतलब फिर वही राहुल बनाम मोदी हो जाएगा मामला। जी देखिए, जो गिल साहब ने कहा वो मूल है। और उसमें जो एक नागरिक की भूमिका होनी चाहिए उसको राम कुमार जी ने जोड़ा कि नागरिक के तौर पे हमारी क्या भूमिका होना चाहिए। आ, अब ये देखिए ना कि हम कोई सरकार बनाते हैं जी तो वो सरकार क्या नीतिगत फैसले ले रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो। हमें मतलब हमारे मित्रों को, जो हमारे दर्शक मित्र हैं, जो हमारे देश के देशवासी हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं होती, जबकि उनको परमानेंट विजिल रखना चाहिए और अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए कि जो निर्णय हुआ है उसका, उन निर्णय हुए हैं उन निर्णयों के उनके जीवन पे या उनके साथी या फिर उनके साथ जो जुड़े हुए श्रमिक बंधु हों, कारोबारी हों, कोई भी, उनके जीवन पे क्या असर पड़ा है और उससे देश को क्या फायदा होगा। देखिए, एक देशवासी के तौर पे, ये राम कुमार जी ने शायद कहा था और बहुत बड़ी बात कही थी कि एक देशवासी के तौर पे हम लोगों को इस तरह से ट्रेन नहीं किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए, बल्कि ये जो हमारा धर्म और जाति का फोकस, वो हमें भारतीय बनने से रोकता रहा। पहली बात। दूसरी बात, जो वैज्ञानिक चेतना वाली बात, मूल में वही है जो गिल साहब कह रहे थे, मूल में वही बातें कि वैज्ञानिक चेतना अगर लोगों में ना जगा पाए हम, तो वो हमारा फेल्योर। जी नेहरू जी, नेहरूवियन मॉडल की बात आपने की। नेहरू जी ने एक बहुत ही कायदे से वैज्ञानिक चेतना जगाने और हमें उस दिशा में ले जाने के लिए तमाम इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किए, और शायद वही इंस्टीट्यूशंस हैं कि आज हमारा भारत बचा हुआ है, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में तो हम बहुत पीछे गए। जी जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि देखिए, जो कांग्रेस एक संगठन है, उसमें बड़े लेवल पे ऐसी कोई पहल नहीं है। हालांकि हालांकि जो सेवा दल है वो अभी जिंदा है। सेवा दल काम भी कर रहा है, लेकिन सेवा दल बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा हो या बहुत ज्यादा डिवोटेड वे में काम कर रहा हो, ऐसा नहीं दिख रहा। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं के लिए जो है कोई फाइनेंशियल मॉडल, हम्म
सबके अपने परिवार हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। एक आम इंसान बहुत त्रस्त। वो आम इंसान चाहे किसी भी पार्टी का समर्थक हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, तृणमूल का हो, कांग्रेस का हो, या किसी और अन्य दल का हो, सिवाय बीजेपी, उसको कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। हालांकि सेवा दल फिर भी सक्रिय है। भारत जोड़ो यात्रा में अगर आप याद करेंगे तो उसके रोल को आपने महसूस किया हो। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस में अ, गांधीयन थॉट्स को जमीन पे उतारने के लिए और एक समाज से जोड़ने के लिए कुछ काम जरूर हो रहे। ट्रेनिंग्स हो रही हैं लोगों को, जो युवा हैं हमारे, उनको तैयार किया जा रहा है समाज को एक नैतिक अ, मूल्यों के प्रति सजग करने के लिए। जो वॉलंटियर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको तैयार करने का वो लगातार बैचेज चल रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़े स्तर पे नहीं हो पा वो एक कमी। और मूल में यही है जो गिल साहब ने कहा और जो राम कुमार जी ने कहा कि हमें अपने नागरिकों को नागरिक दायित्व के तरफ थोड़ा ले जाना पड़ेगा। एक भारतीयता उनमें जो खत्म हो गई। हालांकि आपको याद होगा राजीव गांधी अपने आखिरी दिनों में सन 1988 की बात रही होगी, एशियन गेम्स या कुछ था, उसमें भारतीय करके उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया और काफी ज्यादा उसका असर भी हुआ था उस वक्त। लेकिन उसके बाद लगभग वो लुप्त प्राय हो गया। तो जो भारतीयता वाली बात है वो अभी वो फीलिंग्स जो हैं वो जाति या धर्म या बाकी चीजों की का जो संघर्ष है, जो एक उठापटक है, उसमें लगभग गायब सी हो गई है। मैं अब समझ वन रहा हूँ, जी जी। हाँ, अभी वन लाइन और कहना चाहूंगा कि बीजेपी आईटी सेल के एक अधिकारी ध्रुव सक्सेना को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है और हमारे देश में कोई तहलका नहीं मचता, कोई विरोध नहीं होता, कोई अ, उसके 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 खिलाफ आवाज नहीं होती। मीडिया उसे मीडिया के नाम पे चलने वाली दुकानें उसे दबा देती। तो इसीलिए अ, बहुत अच्छा सजेशन है गिल साहब राम कुमार जी का, उसका मैं समर्थन। जी जी जी। नित्यानंद जी, तब आपने सुन ही लिया, गिल साहब की भी बात सुन ली, राम कुमार जी की भी, विघ्नेश जी की। अभी क्या मतलब वैचारिक रूप से जो चैलेंजेज हैं, और खास करके आरएसएस या बीजेपी के जो वैचारिकी है, अ, मैंने कहिए, इवन कहिए आपकी फासिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ आपको कोई एक बेहतर, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा संविधान है, यही है मूल मंत्र है, यह एक इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं जिसके इर्द गिर्द सब लोग इकट्ठा भी होते हैं। लेकिन वो मुझे लगता है कि एक फौरी तौर पे कुछ समय के लिए तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी चलाने के लिए कहिए कि एक एक वैज्ञानिक चेतना संपन्न समाज कैसे बने, अदरवाइज फिर से कुछ दिनों के लिए संविधान संविधान है, उसके बाद खत्म हो जाएगा मामला। नहीं, देखिए जो आप कह रहे हैं ना, मैं जैसे अभी जो विघ्नेश सर ने कही ना,
वो बात कांग्रेस सेवा दल के ऊपर जो है वो लोग सही कह रहे थे कि कार्तिक और तमाम चीजें के लिए वो बहुत सही है, लेकिन इससे पहले जो गिल सर ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो कांग्रेस को जो भी सक्सेस मिली उसमें कांग्रेस सेवा दल से ज्यादा आप देखेंगे कि जो कह रहे थे ना कि बहुजन एक शब्द यूज किया, हम्म। और इसमें बहुजन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो आई है जीत, इसमें देखिए जैसे मान लीजिए कि उसमें यूट्यूबर्स हैं जो भी, वो किसी हम्म। कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं है, इंडिविजुअल्स हैं। हम्म। कि बेचारी की हो सकती है, लेकिन जो प्रचार हुआ, जो कैंपेन हुआ सोशल मीडिया पे, कांग्रेस के आईटी सेल को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ध्रुव राठी के लिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मैं उसे कमर्शियल बंदा मानता हूँ जो भी है, लेकिन एक मुहिम उन्होंने छेड़ी, मतलब उस युवक ने एक मुहिम छेड़ी और वो लोगों तक पहुंची और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंची, चीजें उसका यूज हुआ। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ग्रुप है, हम ही लोग कर रहे हैं, हम्म। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस और जो प्रोग्रेसिव जो अलायंस बना है उसके चीजों को, उनके आइडियाज को, उनकी चीजों को फैलाने का बहुत ज्यादा काम किया। उसमें कांग्रेस सेवा दल की अगर सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में उसकी भूमिका है, तो उसकी उस भूमिका की कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीजें हो रही, जो विघ्नेश सर कह चुके हैं, वो नहीं आ पा रहे उतने पैमाने पे नहीं। जब मैं वो गोवा वाली किताब जब कर रहा था, उसमें त्रिदीप चौधरी जो यहाँ बहरमपुर से एमपी थे और पहले लोकसभा के वो मेंबर थे, उनकी जेल डायरी में, उसमें वो लगातार, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि वाम की एक वो रही है, वो लगातार कांग्रेस के प्रति आलोचक रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे ज्यादा उनका वो रहा है। उसमें वो आरएसएस से ज्यादा जो है वो कांग्रेस सेवा दल की आलोचना करते हैं, नेहरू की गलतियों की बात करते हैं, गोवा मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, गोवा आजादी की बात नहीं कर रहा। हम्म। वो एक और बात जो गिल सर ने कही बहुत इंपॉर्टेंट, जो भारतीयता 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 कर रहे हैं और नागरिक बोध और नागरिक कर्तव्य और भारतीयता की बात कर रहे हैं। यही नैरेटिव जो गिल सर कह, मतलब जो विघ्नेश सर कह रहे हैं, तो ये दोनों का मतलब बीजेपी और आरएसएस का अलग है ये कर्तव्य। जो भारतीयता और नागरिक बोध उनका अलग है डेफिनेशन, हम्म। उनके लिए वो भारतीयता और नागरिक बोध उनकी ड्यूटीज अलग हैं, कि आप देश के खिलाफ कुछ मत बोलिए, या नहीं सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलिए, सरकार की आलोचना मत कीजिए। जबकि हमारा मानना है कि एक नागरिक को जो सत्ता है उसकी आलोचना करनी चाहिए। हमें मानते हैं कि लोकतंत्र में एक नागरिक का कर्तव्य है कि जो भी सत्ता में हो, चाहे मेरा बाप भी अगर है, मान लीजिए मेरे पिताजी बन जाते, तो मेरा कर्तव्य है, इस मामले में मैं निर्मला सीतारमन के पति को मैं कोट कर रहा हूँ कि भाई वो लगातार आलोचना कर रहे हैं, पता नहीं क्या अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, वो सही बात है। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप वैचारिक, अगर आप एक नागरिक हैं, जब आप एडल्ट हो गए हैं और जब आप ये वयस्क हो गए हैं और आप वोट दे रहे हैं, आप सरकार चुन रहे हैं, तो आपका एक कर्तव्य है कि जो गलत हो रहा है उसका विरोध करें। ये भारतीयता होने का है। जो जी। गिल सर ने भारतीयता की जो डेफिनेशन की वो बाकायदा की है उन्होंने अंग्रेजों के टाइम में। भाई गोवा तो आपके 60 में आजाद हुआ, 60 मतलब 61 62 में जब भी हुआ या 63 में जब भी हुआ, तो आप देखिए कि वहां के लोग इसलिए नहीं आए थे, आप तो सैनिक कार्रवाई किए, और जो चीजें वहां पे जो लोग हैं वो अपने आप को पुर्तगाली मानने लगे थे, बहुत सारे लोग हैं तो अपने आप को पुर्तगीज मान रहे थे। ठीक है, उनका खान पान, उनके कल्चर, जो यूसीसी की बात कर रहे हैं, उनके अलग कल्चर है, आप कर पाएंगे पहली बार। तो ये बहुत सारी चीजें इस तरह की चीजें, लेकिन जो आप कह रहे थे कि वैचारिक की, तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो बहुत सटीक शब्द है कि बहुजन, ये जो बहुजन है इसमें तमाम वो शोषित पीड़ित और उस कैटेगरी के लोग हैं जिसमें दलित हैं, मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक है, दूसरे अल्पसंख्यक है, वो उन लोगों का योगदान है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो आया, कि उनके लिए, क्योंकि उन लोगों ने प्रयास किया और उन लोगों का ये वो था, उसके वजह से आया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अपनी वजह से आया, कांग्रेस का इसमें एफर्ट होगा, यात्रा का भी असर है, लेकिन जो वोट पड़े हैं उस वोट का, उससे प्रभावित ये लोग भी हैं। ये जो बहुजन को मालूम था कि हमारा हो रहा है और संविधान का उसमें रोल रहा है, लेकिन अब चुनाव के बाद, जैसा मैंने पहले कहा, आरएसएस चुनाव के बाद के दिन से भी कुछ घंटे आराम किए होंगे, आरएसएस और उसके कैडर और बीजेपी के लोग वो लगातार लोगों में हैं और लगातार लोगों को बता रहा है कि हमारी ये चीजें हैं और ये चीजें, वो लगातार फील्ड में है। ये काम जब तक ये जो छोटे छोटे संगठन है, ये जो सर कह रहे थे कि कोई, भाई कम्युनिस्ट ये कभी नहीं बताते कि, वो कहते कि हम आपको ये दे देंगे, वो ये क्यों नहीं बताते कि आपके हिस्से का कितना मारा जा रहा है। ये बात एकदम फैक्ट है, वही मैं कह रहा था। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कह देंगे कि भाई मैं उनका आलोचक हूँ, लेकिन वो तो आप और इतने लोग जानते हैं कि मैं किस उसका हूँ। नहीं नहीं, एकदम समझ गया, हाँ, समझ तो जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें बहुत हम्म। जरूरी है
कि आप लगातार लोगों के संपर्क में रहें, लोगों को बताने की जिस विचारधारा के उससे आपने प्रश्न पूछा, उसका एक ही मतलब हल यही है जी कि जी लगातार आप लोगों के संपर्क में रहें। लोगों के बिना आप कभी भी इनको हरा नहीं सकते, आप कभी भी जो चाहते हैं वो जीत नहीं सकते, मेरा ये मानना जी। बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद जी, और विघ्नेश भाई, गिल साहब, राम कुमार जी, आप सबका बहुत आभार। आप लोग इतने कम समय में आप लोग आए साथ में, और कुल मिला के जो संक्षेप इसका एक सार निकाला जाए तो दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल के आए हैं। एक तो अब ये समझ लेना चाहिए कि ये दूसरी जंगे आज़ादी है जिसको लड़ी लड़ी जानी है, और उसकी शुरुआत हो गई है। उसके अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं। उसमें गांधी भी हैं, उसमें संविधान है, उसमें अंबेडकर हैं, उसमें बहुजन की अपनी आकांक्षाएं हैं, उनकी जो अपनी अपेक्षाएं हैं, जो शायद टूट चुकी थी, या वो एक तरह से उसको एकदम खारिज कर दिया गया था, वो फिर से कहिए कि हाशिए से निकल के मुख्य पृष्ठ पे वो अपनी जगह बना रही है। और इसमें नो डाउट राहुल गांधी की ये जो बात है कि अ, जब वो कहते हैं कि भाई किसी भी संस्थान में देखिए तो वहाँ पता करिए कि भाई कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने, बहुत सरल ढंग से। तो वो कहीं ना कहीं ये जो किनारे कर दिए गए समाज हैं उसको फिर से अ, मुख्य धारा में ले आना, और जो मुख्य धारा के नाम पे जो अल्पजन है जिसकी बात गिल साहब कह रहे थे, उनको अल्प अल्प स्थान ही दिया जाए। यही मुझे लगता है कि जो एक दो कहिए कि अ, संघर्ष है या टसल है, इसी संघर्ष के लिए दो तीन मुद्दे हैं। बहुजन वाला मुद्दा है, है। मुझे दूसरी सिर्फ जंग। एक आपको रोक रहा हूँ, मुझे एक बात कहनी है, ये वो जी। मेरी छूट गई थी शायद। वो ये है कि इस पूरे जो बहुजन चेतना जो आई है हम्म। उसमें बेशक बिना किसी डाउट के राहुल गांधी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। ये चेतना जगाने का काम उन्होंने किया है, इसे बिना स्वीकार किए हम नहीं रह सकते, ये जी सच। जी। वो मैंने उसमें कहा ही कि जब वो बोलते हैं सीधे सीधे संविधान किताब लेते हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि जो बहुसंख्यक समाज है, बहुजन समाज है, वो उसकी उसकी भूमिका को फिर से मुख्य भूमिका में ले आने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों मुद्दों पे, खास करके दूसरी जंगे आज़ादी और दूसरा जो बहुजन पर्सपेक्टिव से पूरे इस जंग को देखना, मुझे लगता है कि इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। और आप लोग थोड़ी अपनी अपनी तैयारी करके आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। और कहिए क्या बोलते हैं, शब्बा खैर।